जरा सोचिए, कोई सुबह उठता है और फोन चेक करते ही पता चलता है कि ग्लोबल शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शहरों के बड़े हिस्सों की बिजली गुल है। हाँ बिल्कुल। और पेट्रोल पंपों पर अचानक से लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। और ये सब किसी देश की अपनी अंदरूनी समस्या के कारण नहीं हो रहा है। सही बात है। बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व में रातों रात हुए किसी भू राजनैतिक घटनाक्रम के कारण हो रहा है। और देखिए, ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आज की सच्चाई है। हाँ, ये हमारी इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया की कड़वी सच्चाई है, जहां मतलब एक बॉर्डर पर दागी गई मिसाइल का सीधा असर हमारी रसोई के बजट पर पड़ता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहते। हाँ, उनका जो प्रभाव है ना, वो सप्लाई चेन और डिजिटल नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में एक शॉकवेव की तरह फैलता है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी शॉकवेव को डिकोड करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है इराक और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। हमारे सामने कई शोध पत्र, भू राजनीतिक लेख और रिपोर्ट है, और हमारा मिशन ये समझना है कि ये संघर्ष आखिर केवल दो देशों या एक क्षेत्र का मुद्दा क्यों नहीं है। ये पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। एग्जैक्टली। ये दुनिया के बाजारों, तेल की कीमतों, कूटनीति और आम लोगों की जिंदगी को कैसे उलट-पुलट कर सकता है, हम यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो तटस्थता वाली बात है। जी, स्रोतों में दी गई जो भी राजनीतिक जानकारी या विचारधाराएं हैं, उन्हें हम पूरी तरह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। सही कहा। बल्कि स्रोत सामग्री में मौजूद जो तथ्य हैं और जो मैकेनिज्म है, उन्हें गहराई से समझना है। तो चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये विषय जितना जटिल और दूर का लगता है ना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्थाओं से उतना ही गहराई से जुड़ा हुआ है। इस शुरुआत बहुत सटीक है। मतलब अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कूटनीतिज्ञों का विषय मानकर छोड़ दिया जाता है बिल्कुल कि भाई ये तो उनका काम है। हाँ, आम लोग सोचते हैं हमें क्या लेना देना। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज के इस तनाव को देखें तो ये दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज से जुड़ा है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इसके ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। सही कहा। तो मैंने जब ये स्रोत पढ़े तो एक चीज साफ हुई कि ये तनाव कोई रातों रात पैदा हुई घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ, हमें 2003 के इराक आक्रमण तक पीछे जाना होगा। अमेरिका का वो दावा कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, या जिन्हें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, वो बाद में अप्रमाणित साबित हुआ। कोई सबूत नहीं मिला था। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात वो आक्रमण नहीं था, बल्कि उसके बाद जो हुआ वो था। सही कहा आपने। जब किसी देश के पूरे प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे को रातों रात उखाड़ दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्यता पैदा होती है। मैं सही सोच रही हूँ ना? बिल्कुल सही है। और राजनीति विज्ञान का एक बहुत पुराना नियम है, सत्ता कभी भी शून्यता बर्दाश्त नहीं करती है। कोई ना कोई तो वो जगह लेगा ही। हाँ, तो 2003 के बाद इराक की सत्ता के ढांचे को, विशेषकर वहां की सेना और पुलिस को जिस तरह से भंग किया गया, उसने एक ऐसा खालीपन पैदा किया जिसे भरने के लिए कई सशस्त्र गुट और मिलिशिया आगे आ गए। अच्छा, तो ये गुट वहां से पनपे? बिल्कुल। और इनमें से कई गुट आज भी न केवल सक्रिय हैं, बल्कि वे देश की व्यवस्था के भीतर गहराई तक घुस चुके हैं। और उनकी मुख्य पहचानी अमेरिका विरोध पर टिकी है। तो मतलब क्या हम मध्य पूर्व की स्थिति को डोमिनोज की तरह देख सकते हैं? लेकिन ये कोई सीधा गिरने वाला डोमिनो नहीं है। वो कैसे? मतलब 2003 में इराक की सत्ता का वो पहला डोमिनो गिरा, और उस अस्थिरता ने आस पड़ोस के देशों को अपनी अपनी रणनीतिक गोटियां सेट करने का एक खुला मैदान दे दिया। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और अब तक बाकी देश एक एक करके उस शिया सुन्नी तनाव और प्रॉक्सी युद्ध की चपेट में आ रहे हैं। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। वो पहला डोमिनो सिर्फ इराक के भीतर गिरकर नहीं रुका। इस शून्यता ने क्षेत्रीय शक्तियों को हस्तक्षेप करने का पूरा मौका दे दिया। जैसे कि ईरान। बिल्कुल, ईरान का ही उदाहरण लीजिए। ईरान ने इस अस्थिरता का रणनीतिक फायदा उठाया और इराक में ऐसे कई सशस्त्र गुटों को वैचारिक और सैन्य समर्थन देना शुरू कर दिया। क्योंकि उनका अपना एक अलग एजेंडा था। हाँ, चूंकि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही कूटनीतिक गतिरोध है, इसलिए इराक की जमीन उनके बीच एक प्रॉक्सी अखाड़ा बन रही है। मतलब वो आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। दोनों देश सीधे युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इराक के भीतर इन गुटों के माध्यम से एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। और इस प्रॉक्सी समीकरण में सऊदी अरब भी स्वाभाविक रूप से खिंच आता है। मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से सऊदी अरब, जो कि अमेरिका का एक मजबूत सुरक्षा सहयोगी है, वो ईरान के इस बढ़ते प्रभाव को
अपने लिए एक सीधे खतरे के रूप में देखता है। वो इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। बिल्कुल। और इससे सीरिया और यमन जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले से ही संघर्ष जारी है, तनाव और गहरा जाता है। सही कहा। जब सऊदी अरब और ईरान जैसी दो बड़ी क्षेत्रीय ताकतें इस घेराबंदी में उलझती हैं, तो ये तनाव एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर पूरे मध्य पूर्व के सुरक्षा ढांचे को ही अस्थिर कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, ये एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन देखिए, ये प्रॉक्सी युद्ध सिर्फ रेगिस्तान या कूटनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रहता। इसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, जैसे ये गुट महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों या पारगमन मार्गों, मतलब ट्रांजिट रूट्स को निशाना बनाते हैं। इस तनाव का असर भूगोल से निकलकर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी में प्रवेश कर जाता है। और यहीं से कच्चे तेल की भूमिका शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि मध्य पूर्व वैश्विक तेल उत्पादन और आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ऊर्जा बाजार कोई साधारण बाजार नहीं है। मतलब कच्चा तेल सिर्फ एक वस्तु या कमोडिटी नहीं है। हाँ, ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। बिल्कुल, ये वैश्विक औद्योगिक उत्पादन और लॉजिस्टिक्स को चलाने वाली बुनियादी शक्ति है। जब मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका मात्र से तेल की आपूर्ति बाधित होती है, तो क्या होता है? तो वैश्विक स्तर पर इसका एक बहुत बड़ा सप्लाई शॉक पैदा होता है। तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि मतलब दिलचस्प और डरावनी दोनों, कि एक क्षेत्र का ये राजनीतिक तनाव भारत और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सीधा एनर्जी टैक्स बन जाता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एनर्जी टैक्स, है ना? मतलब सोचिए, एक ऐसा अदृश्य टैक्स जो भारत को उस संघर्ष के लिए चुकाना पड़ रहा है जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है इसमें। वही तो, मध्य पूर्व में किसी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला होता है और अगले ही हफ्ते पंजाब के किसान के लिए अपने ट्रैक्टर का ईंधन महंगा हो जाता है। और फिर पूरी सप्लाई चेन में असर दिखता है। बिल्कुल, जिससे पूरी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में महंगाई आ जाती है। तो मैं ये सोच रही थी, क्या ये अत्यधिक ऊर्जा निर्भरता एशियाई देशों की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी नहीं है? देखिए, इसे कमजोरी के साथ साथ एक बहुत बड़ी रणनीतिक भेद्यता या स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी कहना ज्यादा सटीक होगा। बात तो सही है। स्रोतों में एशियाई बर्फीनस्खाओं पर इसके प्रभाव का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, और ब्रेंट क्रूड की कीमत थोड़ी सी भी बढ़ती है तो कुछ डॉलर की वृद्धि भी भारत के आयात बिल में अरबों डॉलर जोड़ देती है। ये सीधा भारत के चालू खाते के घाटे को बढ़ाता है। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। जी, और राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं से पैसा खींचकर उसे ऊर्जा के भुगतान में लगाना पड़ जाता है। ये तो सच में बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम है। और चीन की स्थिति तो मुझे लगता है और भी जटिल है। वो कैसे? मतलब एक तरफ तो वो दुनिया का कारखाना है जिसे लगातार ऊर्जा चाहिए, और दूसरी तरफ उसने मध्य पूर्व के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी तरह से मध्य पूर्व की स्थिरता पर बहुत अधिक निर्भर है। हाँ, इसलिए चीन वहां किसी भी तरह की अस्थिरता को अपने आर्थिक निवेश के लिए सीधे खतरे के रूप में देखता है। तो वो क्या कदम उठाते हैं ऐसे में? वो पर्दे के पीछे से कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि युद्ध उसके व्यापार मार्गों को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। लेकिन इन सब में मुझे जापान और दक्षिण कोरिया की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक लगती है। हाँ, उनका केस थोड़ा अलग है, क्योंकि उनके पास अपने घरेलू ऊर्जा संसाधन तो ना के बराबर है। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी कोई महत्वपूर्ण चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाती है, तो क्या उनकी पूरी औद्योगिक मशीनरी कुछ हफ्तों में ठप नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ठप हो जाएगी। देखिए, उनके पास रणनीतिक तेल भंडार हैं, जिन्हें स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स कहते हैं। हाँ, लेकिन वे केवल कुछ महीनों तक ही चल सकते हैं। अगर आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है तो इन देशों को भारी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। बाप रे। और ये उन्हें कूटनीतिक रूप से मजबूर कर सकता है कि वे अपने पारंपरिक गठबंधनों से हटकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए समझौते करें। ये तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है, और स्रोतों से ये भी पता चलता है कि तेल की कीमतों में उछाल तो केवल पहला झटका है। असली समस्या तो उसके बाद ही शुरू होती है। हाँ, स्रोत हमें एक और गंभीर चेतावनी देते हैं।
अगर ये तनाव जल्दी नहीं सुलझता और लंबे समय तक खिंचता है तो हम सिर्फ एक सामान्य महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया एक भयानक ग्लोबल रिसेशन की ओर जा सकती है, विशेष रूप से उस स्थिति की ओर जिसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, जहां आर्थिक विकास रुक जाता है। हाँ, विकास रुक जाता है, लेकिन ऊर्जा की उच्च लागत के कारण महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। और जब स्टैगफ्लेशन आता ना, तो केंद्रीय बैंक बुरी तरह फंस जाते हैं। मतलब रिजर्व बैंक्स जो होते हैं, हाँ, वे महंगाई कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं, जिससे उद्योग और व्यापार के लिए कर्ज लेना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ता होगा। बिल्कुल। लंबे समय तक इस ऊर्जा संकट के बने रहने का सीधा मतलब है रोजगार छिनना और वैश्विक व्यापार का सिकुड़ना। जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है तो क्षेत्रीय सरकारों पर अपनी जनता को बुनियादी सुविधाएं देने का भारी दबाव पड़ता है, जो आखिरकार व्यापक राजनीतिक अस्थिरता में बदल जाता है। और जहां राजनीतिक अस्थिरता होती है, वहां सुरक्षा के नए खतरे पनपने लगते हैं। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि आतंकवाद का फिर से उभरना एक बहुत स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि कमजोर पड़ चुकी सरकारें अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को नियंत्रित नहीं कर पाती। एकदम सही। और इसके साथ ही हथियारों की एक नई होड़ यानी आर्म्स रेस शुरू हो जाती है। लेकिन इन स्रोतों में एक बिंदु ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो है साइबर युद्ध का बढ़ता खतरा। ओ हाँ, साइबर वॉरफेयर। ये आज के युद्ध का सबसे खतरनाक और अदृश्य पहलू है। मतलब ये दिखता नहीं है पर तबाही पूरी मचाता है। बिल्कुल। आधुनिक युद्ध अब केवल सेनाओं द्वारा जमीन या हवा में नहीं लड़े जाते। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले राज्य प्रायोजित समूहों के लिए यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स के लिए एक प्रमुख हथियार बन गए हैं। इसे देख के मुझे लगता है कि ये एक डिजिटल और फिजिकल फ्रंटलाइन का पूरी तरह से विलय है। हाँ, दोनों मोर्चे अब एक हो गए हैं। युद्ध अब किसी भौगोलिक सीमा पर गोलियों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैकर्स द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। सही बात है। मतलब आप एक प्रतिद्वंदी देश की पावर ग्रिड, बैंकिंग प्रणाली या अस्पतालों के सर्वर को हैक करके उस देश को पंगु बना सकते हैं, वो भी बिना कोई मिसाइल लागे। और साइबर हमलों की सबसे बड़ी रणनीतिक खूबी ये है कि इसमें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब हमलावर आसानी से अपनी पहचान से इनकार कर सकता है। वो कह सकता है कि हमने तो ये किया ही नहीं। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या दुनिया का मौजूदा आर्थिक और तकनीकी ढांचा इस तरह के दोहरे झटके को सहने के लिए तैयार है? दोहरे झटका? हाँ, एक तरफ ऊर्जा संकट से उत्पन्न वैश्विक मंदी और दूसरी तरफ बैंकिंग और पावर ग्रिड पर साइबर हमले। सच में ये बहुत डराने वाला है। और अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो ये वैश्विक शक्ति संतुलन को ही बदल देगा। स्रोत बताते हैं कि हम एक नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आकार लेते हुए देख सकते हैं, जहां ऊर्जा सुरक्षा के इर्द गिर्द नए गठबंधन बनेंगे। हाँ, और पुराने कूटनीतिक रिश्ते शायद दरक जाएंगे। बिल्कुल। देश अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से बचने के लिए वैकल्पिक मुद्राओं में तेल का व्यापार करने लग सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को जड़ से बदल सकता है। लेकिन इन सब मैक्रो इकोनॉमिक और साइबर युद्ध की चर्चाओं के बीच हम उस पहलू को नहीं भूल सकते जो वास्तव में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आप आम नागरिकों की बात कर रही हैं? हाँ, आंकड़ों और प्रतिशत के पीछे की मानवीय त्रासदी। जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो ये सिर्फ कुछ हजार लोगों का मुद्दा नहीं होता। लाखों नागरिक युद्ध की भेंट चढ़ जाते हैं। ये बहुत ही दुखद है। विस्थापन युद्ध का सबसे क्रूर और स्थायी परिणाम है। और जैसा कि हमने पहले देखा कि कैसे एक क्षेत्र का आर्थिक प्रभाव दुनिया भर में फैलता है, वैसे ही विस्थापन भी भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाता है। जब मध्य पूर्व में लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं तो शरणार्थियों का ये रेला अक्सर यूरोप की ओर पलायन करता है। और इससे यूरोप में एक बिल्कुल नया संकट खड़ा हो जाता है। शरणार्थियों का अचानक से आना वहां के संसाधनों, आवास और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। जी। और ये केवल एक लॉजिस्टिक चुनौती नहीं है। हमने देखा है कि कैसे शरणार्थी संकट अक्सर मेजबान देशों की घरेलू राजनीति को बदल देता है, जिससे वहां राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण बढ़ता है। बिल्कुल सही। और जो आबादी उस संघर्ष वाले क्षेत्र में पीछे छूट जाती है, उनकी स्थिति तो और भी भयावह होती है। उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं होगा। हाँ, बुनियादी ढांचे के नष्ट होने का मतलब सिर्फ इमारतें गिरना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अस्पताल काम करना बंद कर देते हैं, जल आपूर्ति दूषित हो जाती है, स्वास्थ्य संकट इतना गहरा जाता है कि महामारियों का खतरा पैदा हो जाता है। मैं इस बिंदु पर एक विचार जोड़ना चाहूंगी। हम अक्सर युद्ध को सिर्फ अर्थव्यवस्था या सत्ता परिवर्तन के चश्मे से देखते हैं। हाँ, वही हेडलाइंस बनती हैं।
लेकिन इसका सबसे क्रूर चेहरा यह है कि एक पूरी पीढ़ी अपनी शिक्षा खो देती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। जब स्कूल नष्ट हो जाते हैं और बच्चों का बचपन शरणार्थी शिविरों में बीतता है तो इसे हम लॉस्ट जनरेशन कह सकते हैं। एक खोई हुई पीढ़ी। हाँ, एक ऐसी पीढ़ी जिसके पास ना कोई स्किल्स हैं, ना शिक्षा और ना ही कोई भविष्य की उम्मीद। तो क्या ये खालीपन भविष्य में उग्रवाद के पनपने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन नहीं तैयार कर रहा है? ये एक बेहद संवेदनशील और यथार्थवादी विश्लेषण है। लॉस्ट जनरेशन सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं है, ये एक भविष्य का सुरक्षा संकट है। बिल्कुल। और ये मानवीय संकट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों पर अप्रत्याशित दबाव डालता है। जब वे सहायता पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर खुद उन्हें युद्धरत गुटों द्वारा निशाना बनाया जाता है, जिससे मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो कूटनीतिक प्रयासों को और भी जटिल कर देता है। तो इतने भयानक संभावित परिणामों को देखते हुए, चाहे वो स्टैगफ्लेशन हो, सप्लाई चेन का टूटना हो या इस लॉस्ट जनरेशन का मानवीय संकट हो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस विनाश को आखिर रोका कैसे जाए। यही सबसे बड़ा सवाल है। स्रोतों के अनुसार टकराव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कूटनीति और बातचीत है। इसमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मध्यस्थता और क्षेत्रीय सहयोग को अहम बताया गया है। हाँ, बिना कूटनीतिक पहल के ये तनाव एक भंवर की तरह सबको अपने अंदर खींच लेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक तटस्थ मंच प्रदान कर सकते हैं जहां क्षेत्रीय शक्तियां बातचीत की मेज पर आ सकें। बाहरी शक्तियों के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों को स्वयं शांति स्थापित करने के लिए आगे आना होगा। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। वो क्या? हम कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, 2003 से लेकर अब तक 2 दशकों में वहां कितना गहरा अविश्वास पैदा हो चुका है। सरकारें गिराई गई हैं, प्रॉक्सी युद्ध लड़े जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो क्या आज के इस अत्यधिक ध्रुवीकृत माहौल में, जहां हर कोई एक दूसरे को परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वास्तव में धरातल पर काम कर सकती है, या ये सिर्फ वो कागजी बातें हैं जो कूटनीतिक सम्मेलनों में अच्छी लगती हैं? ये एक बहुत ही वाजिब और कठोर सवाल है। ये सच है कि संयुक्त राष्ट्र की अपनी सीमाएं हैं और इतना गहरा अविश्वास रातों रात खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। कूटनीति धीमी, जटिल और कई बार निराशाजनक होती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शांति कभी भी बाहर से थोपी नहीं जा सकती। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। 2003 के सैन्य हस्तक्षेप ने यही साबित किया है कि जब बाहरी ताकतें शांति या लोकतंत्र थोपने की कोशिश करती हैं तो परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। यानी समाधान क्षेत्रीय स्तर से ही आना चाहिए। बिल्कुल, इसे क्षेत्रीय सहमति से ही बनाया जा सकता है। जब तक क्षेत्रीय शक्तियों जैसे ईरान, सऊदी अरब और अन्य देशों को यह एहसास नहीं होता कि यह लगातार अस्थिरता उनके अपने आर्थिक अस्तित्व और सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। हाँ, तब तक कोई भी मध्यस्थता काम नहीं करेगी। कूटनीति का असली काम उस डिटरेंस या निवारण को आपसी बातचीत में बदलना है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इराक और अमेरिका के बीच का ये संघर्ष केवल 2 सेनाओं के बीच हथियारों की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जटिल जाल है जो एक तरफ प्रॉक्सी युद्ध और भौगोलिक सीमाओं से शुरू होता है और दूसरी तरफ भारत के ऊर्जा बाजारों, जापान की औद्योगिक मशीनों, यूरोप के शरणार्थी संकट और वैश्विक शेयर बाजारों को सीधे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और इसलिए सूचनाओं के इस तेज दौर में चीजों को केवल सतही तौर पर देखना कभी भी पर्याप्त नहीं होता। हमें गहराई में जाना पड़ता है। हाँ, हमें उन्हें कई दृष्टिकोणों से देखने की जरूरत है, चाहे वो आर्थिक हो, भू-राजनीतिक हो या मानवीय। जब हम घटनाओं के पीछे के क्यों और कैसे को समझते हैं, तभी हम उस शोर के बीच असली खतरे और समाधान को पहचान पाते हैं। आज की इस चर्चा के बाद एक बात गहराई से सोचने वाली है, जो सीधे इस बात से जुड़ती है कि हमने आज क्या सीखा। हमने देखा कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। बिल्कुल। तो क्या ये मौजूदा संकट भविष्य में दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल साबित होगा? एक अलार्म की तरह। हाँ, क्या ये हमें बताएगा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए जल्दी से जल्द नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि ये एनर्जी टैक्स और भू राजनीतिक अस्थिरता पर हमारी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो सके।
इस पर जरूर विचार करें। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।